नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जहाँ रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या पठार, वो जगह हमारे जीने के तरीके को, हमारी संस्कृति को, हर चीज को कैसे तय करते हैं। आज हम जमीन के इन्हीं अलग अलग रूपों की एक यात्रा पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये स्थल रूप सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही नहीं, बल्कि खुद हमें कैसे बनाते हैं। और इस सफर की शुरुआत के लिए अथर्ववेद की इस बात से बेहतर और क्या हो सकता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जमीन के साथ कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता है। और आज हम इसी रिश्ते की परतों को खोलेंगे। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे झारखंड के छोटा नागपुर जैसे ऊंचे पठारों से, फिर वहां से नीचे उतरेंगे प्रयागराज के पास फैले विशाल मैदानों में, और आखिर में चढ़ाई करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा के शानदार पहाड़ों पर। हर पड़ाव पर एक नई दुनिया, एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तो हमारा पहला पड़ाव है पठार। सोचिए, हम भारत के छोटा नागपुर इलाके में हैं, एक ऐसी ऊंची जमीन जो अपने अंदर बेशकीमती खजाना छुपाए हुए है। तो ये पठार असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ी मेज रख दी गई हो। मतलब जमीन का एक उठा हुआ हिस्सा जिसका ऊपरी भाग काफी हद तक समतल या सपाट होता है, और इसके किनारे अक्सर खड़ी ढलान वाले होते हैं जो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। पठार एक तरह से दुनिया के खनिजों के गोदाम हैं, चाहे वो तिब्बत का पठार हो जिसे दुनिया की छत कहते हैं, या फिर भारत का छोटा नागपुर जो लोहा और कोयले से भरा पड़ा है। अफ्रीका में चले जाएं तो वहां के पठारों में सोना और हीरा मिलता है। मतलब ये वो जगह हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती हैं। अच्छा, अब पठारों की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं मैदानों की तरफ, प्रयागराज के पास के उपजाऊ इलाकों में। मैदानों को यूं ही नहीं सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, इसकी एक बहुत ठोस वजह है। मैदानों के बनने की प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। देखिए, नदियां जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद बहाकर लाती हैं। जैसे ही वो समतल जमीन पर पहुंचती हैं, उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और वो अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी को वहीं जमा करना शुरू कर देती हैं। लाखों साल तक यही होता रहता है और धीरे धीरे एक विशाल हरा भरा मैदान तैयार हो जाता है। 40 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ भारत के गंगा के मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों की आबादी है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने की क्षमता रखते हैं ये मैदान। इसी से पता चलता है कि मैदान हमेशा से इंसानी बस्तियों का केंद्र क्यों रहे हैं। लेकिन देखिए, मैदानों पर जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ यहाँ की उपजाऊ जमीन और पानी की मौजूदगी खेती और विकास के लिए जबरदस्त मौके देती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार सिंचाई और बढ़ती आबादी का दबाव, इसकी वजह से जमीन के नीचे पानी का स्तर यानी भूजल लगातार कम हो रहा है, और ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब हमारी सफर का आखिरी पड़ाव, जो हमें ले जाता है पहाड़ों की शानदार ऊंचाइयों पर। अल्मोड़ा के आसपास का नजारा सोचकर देखिए। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की चुनौतियां मैदानों से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। वक्त, आप कह सकते हैं, इन पहाड़ों पर एक मूर्तिकार की तरह काम करता है। हिमालय जैसे जो नए यानी युवा पहाड़ हैं, वो नुकीले और ऊंचे हैं और आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अरावली जैसे पुराने पहाड़ हैं जो लाखों सालों की हवा और पानी की मार झेलकर अब गोल और चिकने हो गए हैं। ये चार्ट देखिए, ये आंकड़े हमें इन पहाड़ों की विशालता का एहसास कराते हैं। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,849 मीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा। ये सोचना भी मुश्किल है कि प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली संरचनाएं बना सकती है। और पहाड़ों के साथ लोगों का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। मिसाल के तौर पर जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसे तिब्बत के लोग चोमुलुंगमा यानी ब्रह्मांड की माँ कहते हैं, और नेपाल में उसे सागर माथा यानी आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है, ये आस्था के प्रतीक हैं। तो हमने पठार देखे, मैदान देखे और पहाड़ भी। अब इन सबको जोड़ के देखते हैं, समझते हैं कि इंसान इन अलग अलग माहौल में खुद को ढालता कैसे है। ये वाकई अनुकूलन की एक कला है। इसकी एक बहुत ही शानदार मिसाल मिलती है प्राचीन तमिल संगम साहित्य में। वहाँ एक सिस्टम था जिसे तिनय कहते हैं। ये कमाल की चीज़ है। ये दिखाता है कि उस जमाने में लोगों ने जमीन के हिसाब से अपनी जिंदगी को कैसे बांटा हुआ था।
मतलब पहाड़ों में रहने वाले शिकार करेंगे, मैदानों में रहने वाले खेती करेंगे और समुद्र किनारे रहने वाले मछली पकड़ेंगे। हर जमीन का अपना काम और अपनी जीवन शैली। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, यहाँ तक कि हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ उस जमीन से जुड़ा हुआ है जिस पर हम रहते हैं। हमारा जीवन जमीन के इसी ताने बाने में बुना हुआ है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐसे में पहाड़ों, मैदानों और पठारों के साथ हमारा ये हजारों साल पुराना रिश्ता कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।